नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे-अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जो इम्पोर्टेंट इशू है वो आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के ऊपर। हाँ जी हाँ, देखिए आजकल जो है प्राइवेट सेक्टर में जो वुमेन है वो काम करती हैं और अक्सर ये देखा गया है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के देते समय वो डिसाइड ठीक से बताई नहीं जाती। कई बार ये भी ग्रीवेंसेस देखने को आती हैं कि जो है एम्प्लॉयर है एग्रीमेंट जब करते हैं तो उसकी कॉपीज नहीं देते। कई बार ये भी ग्रीवेंसेस देखने को आती हैं कि एम्प्लॉयर जो है पे स्लिप नहीं देता है और ये भी नहीं बताते कई बार कि आपका जो इंश्योरेंस है, जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो किसके अंदर आती हैं। तो मेजॉरिटी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डार्क में रखा जाता है और एम्प्लॉयज़ भी डर के मारे जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन ना तो पूछ पाते हैं और एज ए रिजल्ट जो है जो बेनिफिट्स हैं वो मिल नहीं पाती हैं, खासकर जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आपके इस वीडियो के कंटेंट्स को ध्यान से देखेंगे। अगर आपकी जो वाइफ्स हैं या वुमेन्स हैं या फिर सिस्टर्स हैं जो भी कोई एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही हैं तो आप अपना जो राइट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। बस प्रॉपर जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, जो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से कई मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो हैं वो अपना राइट्स जो हैं वो गिव अप कर देती हैं और एज ए रिजल्ट जो है एम्प्लॉयर है वो बेनिफिट्स दिए बिना ही अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। तो आइए हम इसके जो लेजिस्लेशन जो बना हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और क्या क्या राइट्स बनते हैं, मिलते हैं, उसको भी ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा और आइए हम इसके जो लेजिस्लेशंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेशंस हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये 1961 का है और ये आपको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी रेलिवेंट सेक्शंस हैं, थोड़ा सा लेंथी है, हम इस सारे सेक्शंस को नहीं जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट जो एक्ट बनाया गया है, वो कानून जो बनाया गया उसके ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो एक्ट है 1961 का बनाया गया है, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है और ये एप्लीकेशन ऑफ एक्ट के ऊपर हम देखें ये एक्ट कहाँ लागू है। ये हर जगह लागू है जहाँ फैक्ट्री में कोई लेडी काम कर रही हो, माइन पे कर रही हो या फिर जो है प्लांटेशन पे काम कर रही हो या फिर कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में जो कि गवर्नमेंट द्वारा बिलोंग करती है और इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर्सन्स हैं एम्प्लॉयड हैं फॉर एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्टेरियन, एक्रोबेटिक और अदर परफॉर्मेंस। एक तो ये गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर ये एप्लीकेबल है और यहाँ पे ये लिखा है कि टू एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट जो within the meaning of any law for time being force in relation to shops and establishment in a state in which 10 or more persons are employed or were employed on any day in any day of the preceding 12 months। तो देखिए यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशंस भी, वो एस्टेब्लिशमेंट भी आती हैं जहाँ कोई सेंटर पे कोई वुमेन काम कर रही है जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या फिर उस साल, ऐसे नहीं कि कई बार 9 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रीसीडिंग ऑफ ईयर में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कभी जो है ऑन एनी डे 12 महीने से पहले उस जहाँ अवेल करना चाहती हैं, जिस डे को वो वुमेन अवेल करना चाहती हैं और 12 महीने तक कभी उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या किया हो उन लोगों ने, तो भी वो भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के दायरे में आएंगी। अब यहाँ पे ये लिखा है प्रोवाइडेड दैट, अब ये साथ में प्रोविजन भी दे दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट लेस देन 2 months नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू डूइंग बाय नोटिफिकेशन जो निकालेंगी ऑफिशियल गैजेट में और and that all and any of the provisions of this act shall be applied and also to any other establishment or clause
ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर और अदर। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी जो है वो छूट दे दी है कि वो भी चाहें कि अपना नोटिफिकेशन निकाल सकती हैं, और किसी चीज को दायरे में लाना चाहें तो वो नोटिफिकेशन निकाल के, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के उस एक्ट के दायरे में ला सकती है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट इशू है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, या मैक्सिमम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि जानकारी के अभाव की वजह से। यहाँ पे लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5 and 5B, nothing contained in this act shall apply to any factory or establishment to which the provisions of the Employee State Insurance Act apply for the time being। तो देखिए अगर कोई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, वहां अगर उनका ESI कट रहा है और उनकी जो अगर वो ESI के दायरे में आ रही हैं या फिर उन्होंने ESI कार्ड बनाया हुआ है एम्प्लॉयर ने, तो फिर वो इसका फायदा नहीं ले पाएंगी। अगर ESI कट रहा है उनका और ESI के दायरे में और एम्प्लॉयर ने उनको ESI फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, तो फिर उनका जो क्लेम है वो ESI के दायरे में आएगा, वो ESI से ही बेनिफिट्स ले पाएंगी, क्योंकि दो सेम रिलीफ दो साइड से नहीं ली जा सकती है। इसलिए इस इशू को जरा ध्यान से समझिए। और अगर कई बार ऐसे होता है एम्प्लॉयर जो है ESI जो है वो काटता रहता है और जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं देता है। जी हाँ, ये एम्प्लॉयर की पूरी ड्यूटी बनती है कि वो एम्प्लॉय को सारे बेनिफिट्स के बारे में बताए जब वो उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है या फिर सर्विस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है। तो इसलिए पूरी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, इसके अभाव पे फिर बेनिफिट्स लेने में दिक्कत आएगी। इसलिए जो है अगर पे स्लिप्स भी रेगुलरली लीजिए और जो भी हो सके अपनी इंफॉर्मेशन है प्रॉपर रखिए। अगर ESI कट रहा है, ESI के अंदर इंटाइटलमेंट है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के दायरे में नहीं है। लेकिन साथ में ये भी बता दिया सेक्शन 5 और 5B, जब तक अगर वो वुमेन एलिजिबल नहीं है मैटरनिटी ESI एक्ट के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट्स के अंदर, तब वो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 मींस इस लेजिस्लेशन के दायरे में आए। तो ये उम्मीद है ये काफी इशू काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आइए हम इसकी डेफिनेशंस के ऊपर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एम्प्लॉयर के बारे में डेफिनेशन दी गई है, और फैक्ट्री क्या होती है, देखिए एस्टेब्लिशमेंट की क्या होती है वो बताया कि जो भी फैक्ट्री हो, माइन हो, प्लांटेशन हो, शॉप और एस्टेब्लिशमेंट भी हो, तो ये सारे दायरे में आती हैं। फैक्ट्री को भी डिफाइन किया गया है और इंस्पेक्टर को भी डिफाइन किया गया है। देखिए यहाँ इंस्पेक्टर जो है वो सेक्शन 14 के अंदर ही जो है वो डेफिनेशन बताई गई है, क्या पावर्स हैं। इसके लेजिस्लेशन को हम देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो सेक्शन 14 के अंदर इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट किया जाता है जो कि इंक्वायरी जो है वो कर सकते। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन रेलिवेंट है कि जब भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो फिर जो है एम्प्लॉयर है वो लीव्स नहीं देता है या फिर वुमेन को जानकारी का अभाव होता है। तो ये सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ और वर्क बाय वुमेन प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। नो एम्प्लॉयर, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय नहीं करेगा किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में ड्यूरिंग 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी। तो और फिर इसमें मिसकैरेज भी दे दिया और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी भी दे दिया कि इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी। डिलीवरी के जो होने की लिखा है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है, अगर एम्प्लॉयर को पता है कि वुमेन ने जो डिलीवरी हुई है या फिर मिसकैरेज हुआ है या टर्मिनेशन हुई है प्रेगनेंसी में, तो वो सब कुछ जानते हुए एम्प्लॉयमेंट अपनी एस्टेब्लिशमेंट में 6 वीक्स तक, इमीडिएटली लिखा है 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे से जिस डे को डिलीवरी हुई है उस डे से लेके 6 वीक्स तक एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, क्योंकि वुमेन की हेल्थ जो है वो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, ये लेजिस्लेशन ये कहता है। साथ में दूसरा पॉइंट लिखा है, नो वुमेन शैल वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी। तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि कोई भी वुमेन है वो वर्क नहीं करेगी एस्टेब्लिशमेंट में ड्यूरिंग 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी। डिलीवरी होने के 6 वीक्स मींस 1.5 महीने तक वो है काम नहीं करेंगे ताकि उनको आराम मिल सके। अब यहाँ पे लिखा है, विदाउट द प्रेजुडिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6, नो प्रेग्नेंट वुमेन शैल ऑन द रिक्वेस्ट
being made on this behalf be required by her employer to do during the period specified in the subsection 4 any work which is arduous nature, means hard working काम ऐसा जो है वो नहीं दे मिलेगा, और which involves long hour of the standing, on which in any way is likely to interfere with her pregnancy or the normal development of the fetus, or is likely to cause the miscarriage or otherwise adversely affect to the health. देखिए यहाँ पर ये है कि अगर जो वुमेन है वो अगर रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई ये जो काम दे रहे हो ये मेरी बच्चे मतलब जो भी सब सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया है उस पीरियड के दौरान कोई भी ऐसा आर्ड्यूअस वर्क हार्ड वर्किंग जो काम ऐसा नहीं देगा एम्प्लॉयर जिससे जहाँ तो वुमेन को खड़ा रहना पड़े या फिर उसकी जो इंटरफेयर करे प्रेगनेंसी पे या फिर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस है उस पर इफेक्ट पड़े या फिर मिसकैरेज होने का खतरा रहे या फिर उसकी जो वुमेन की हेल्थ को अफेक्ट करे। तो ऐसे में जो है अगर वो रिक्वेस्ट करती हैं तो वो एम्प्लॉयर ऐसा कार्य नहीं देगा, क्योंकि ऐसा एम्प्लॉयर देना का कोई काम करवाता है तो ये वायलेशन गिना जाएगा सेक्शन 4 का। अब द पीरियड लिखा है, अब ये जो सेक्शन 3 का जो बताया था कब दे सकती हैं, यहाँ ये डिफाइन किया गया है सब सेक्शन 3 के अंदर, द पीरियड ऑफ 1 month इमीडिएटली प्रीसीडिंग द पीरियड ऑफ 6 months बिफोर हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। तो मान लीजिए कोई भी डिलीवरी की डेट होती है उसके जो 6 हफ्ते से पहले से 6 हफ्ते जहां से स्टार्ट होंगे उसके 1 महीना पहले, तो मीन्स 2.5 महीने पहले जो है अगर वुमेन कोई रिक्वेस्ट करती हैं तो एम्प्लॉयर ऐसा काम नहीं देगा जिसमें कोई लॉन्ग आवर स्टैंडिंग हो या फिर कुछ उसकी जो वुमेन की प्रेगनेंसी पे इफेक्ट हो या फिर इंटरफेयर इन प्रेगनेंसी हो या फिर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस हो या फिर मिसकैरेज होने का खतरा हो। तो ऐसा कोई हार्ड वर्किंग काम है वो एम्प्लॉयर को नहीं देना होगा। कब से? डिलीवरी के डेट से 1.5 हफ्ता मतलब 6 वीक्स, सॉरी 1.5 महीना मीन्स 6 वीक्स, और 6 वीक्स से स्टार्ट होने से 1 महीना पहले, तो मीन्स 2.5 महीने फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ द डिलीवरी। अब बी पार्ट में क्या लिखा है? एनी पीरियड ड्यूरिंग दिस सेट पीरियड ऑफ 6 weeks for which the pregnant woman does not avail of leaves in the absence of this section under section 6। आगे देखते हैं, फिर देखिए राइट टू द पेमेंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट। अब देखिए ये राइट क्या है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। मैटरनिटी बेनिफिट का जो राइट है वो हर वुमेन का राइट है। अब यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एवरी वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड एंड हर एम्प्लॉयर शैल बी लायबल। अब एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बन गई है कि the payment of the maternity benefits at the rate of the average daily wage of the period of her actual absence, and is to say the period immediately preceding the day of the delivery, the actual day of her delivery, and the period immediately following that day। जब डिलीवरी होती है उस डेट से पहले और डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के बाद का, तो ये सब एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनती है कि वो पेमेंट करे, जो भी उसका जो डेली वेजेस के हिसाब से कैलकुलेशन होता है जो भी स्टैंडर्ड होगा उसी हिसाब से दिया जाएगा। और फिर साथ में देखिए आगे क्या लिखा है कि नो वुमेन shall be entitled to the maternity benefit unless she had actually worked in an establishment of the employer from which she claims the maternity benefit for the period of not less than 80 days in the 12 months preceding the day of the expected delivery। तो देखिए जो भी डिलीवरी हो रही है उस डे से लेके 1 साल तक 80 दिन तक अगर वुमेन ने काम नहीं किया तो फिर ऐसे में वुमेन एंटाइटल्ड नहीं होगी। ये एक कंडीशन जो है वो बताई है। और अब यहाँ पे फिर साथ में बता रखा है कि जो क्वालिफाइंग पीरियड है 80 डेज का शैल नॉट अप्लाइज टू द वुमेन जो कि माइग्रेट हुई हैं असम से और प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ द इमिग्रेशन। अब देखिए अगला प्रोविजन को चलते हैं, द मैक्सिमम पीरियड। अब यहाँ भी देखिए अब संशोधन भी हुआ है, उस संशोधन को ध्यान से समझिए कितना पीरियड है, क्योंकि लोगों एक्चुअली जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज जो एस्टेब्लिशमेंट है अक्सर सही इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं, सही जानकारी नहीं देती हैं अपने प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए, और वुमेन जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव्ड हो जाती हैं और उनका जो राइट्स मिलने के लिए। यहाँ लिखा है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द एनी वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू द मैटरनिटी बेनिफिट्स शैल बी 26 weeks, of which not more than 8 weeks shall be the precede the date of her expected delivery। तो देखिए अब जो पीरियड जो है ये नंबर पॉइंट 4 को भी देखिए 2017 से ये संशोधन कर दिया गया है। 2000 जो है एक्ट 6 of 2016 12 weeks of which shall not be 6 weeks। पहले जो था वो 12 वीक्स का टाइम दिया गया था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो है एस्टेब्लिश चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो
हर वुमेन का जो राइट है वो 26 वीक्स तक का हो गया है। तो मीन्स 26 वीक्स कितना हुआ, 6 मंथ्स, 6.5 मंथ्स। चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो, चाहे गवर्नमेंट में कर रही हो, उनका जो राइट है मैटरनिटी बेनिफिट्स का वो 6.5 मंथ, 6.5 मंथ्स या 26 वीक्स कह लो, वो मिलता है। और विच नॉट मोर देन 6 वीक्स, 8 वीक्स शैल प्रीसीड द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। तो जो भी डिलीवरी की जो एक्सपेक्टेड डेट है डिलीवरी की, उससे 8 वीक्स, 2 महीने पहले तो उनको लेनी ही लेनी पड़ेगी। मतलब नॉट मोर देन 8 वीक्स शैल प्रीसीड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। तो जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी, और जो 2 वीक्स, दो मंथ्स हैं, वो वहां से नॉट मोर देन 2 वीक्स, 8 वीक्स लिखा गया। तो टोटल ओवरऑल जो है उनको 26 वीक्स की एंटाइटलमेंट है, और जो 8 वीक्स हैं वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ द डिलीवरी से पहले। तो यहाँ पे लिखा प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम पीरियड एंटाइटल्ड टू द वुमेन मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ हैविंग 2 और मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन शैल बी 12 वीक्स। देखिए पहले कह रखा था कि जो वुमेन है उनको सिर्फ 2 बच्चों तक का ही मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट्स, जो संशोधन कर दिया गया है 2017 से। तो अगर वुमेन के 2 बच्चे भी हैं या 2 से ज्यादा भी हैं, यहाँ पे लिखा है हैविंग 2 और मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, मींस अगर 2 से ज्यादा बच्चे भी हैं तब भी उनको 12 वीक्स का मिलेगा ही मिलेगा। तो जो ये किया गया है, ये 5 नंबर देखें, ये 5 नंबर जो पॉइंट बताया गया, ये 5 नंबर जो है यो 1 अप्रैल 2017 से लागू हो चुका है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर कल को कहें कि ऑलरेडी आपके 2 बच्चे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। 2 यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हैविंग 2 और मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, अगर 2 से भी ज्यादा बच्चे हैं तब भी उनको 12 वीक्स की जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे फ्रॉम एक्सपेक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हो, जहां मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करते हो, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा सा, अब ये तो बेनिफिट्स के थे, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं कि इन केस द नेचर ऑफ वुमन असाइन्ड टू सच शी मे बी वर्क फ्रॉम द होम, द एम्प्लॉयर मे अलाउ हर टू डू आफ्टर अवेयरिंग द मैटरनिटी बेनिफिट फॉर सच पीरियड एंड ऑन सच कंडीशन एज द एम्प्लॉयर एंड द वुमन मे म्यूचुअली एग्री। तो अब देखिए कंटिन्यूएंस ऑफ द पेमेंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस, जो 5A जो ऊपर डिस्कस किया, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि यहाँ पे ये बताया गया कि एवरी वुमन एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट अंडर दिस एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट टू द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट इन व्हिच शी इज एम्प्लॉयड कंटिन्यू टू बी एंटाइटल्ड। देखिए यहाँ लिखा है कि वो तब तक एंटाइटल्ड होंगी जब तक वो क्वालिफाइड नहीं हो जाती अंडर सेक्शन 50 ऑफ दैट एक्ट। और मींस सेक्शन 50 कौन सा है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस एक्ट है 1948 के, जब वो एंटाइटल जब तक नहीं हो जाती तब तक उन पर भी सेक्शन 5A के तहत मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और देखिए यहाँ 5B को भी समझ लीजिए, पेमेंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट सर्टेन केसेस, जो कि वुमेन जो सर्टेन केसेस में भी यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा, जो वुमेन एम्प्लॉयड है फैक्ट्री में और एस्टेब्लिशमेंट में जहां प्रोविजंस ऑफ ESI एप्लीकेबल है, हुज वेजेस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि हुज वेजेस एक्सक्लूडिंग द रेम्युनरेशन ऑफ ओवरटाइम फॉर अ मंथ एक्सीड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सब क्लॉज B ऑफ क्लॉज 9 ऑफ द 2 ऑफ दैट एक्ट। ऐसे में बताया जा रहा है कि एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 21,000 से ज्यादा जो थ्रेशोल्ड है इनकम है जो क्रॉस कर जाती है तो भी वुमेन है वो इंटाइटल्ड है इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर, एक्सक्लूडिंग द रेम्युनरेशन तो फॉर द ओवरटाइम। अगर ओवरटाइम दिया जा रहा है, अगर ओवरटाइम दे के 21,000 से ऊपर जा रही है, इसलिए आप उसे कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि टाइम पे चेंज होता रहता है। तो अभी आज की डेट में 21,000 है, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ द जो ओवरटाइम वर्क को हटा के, और फिर who's fulfill the conditions specified in the subsection 2 of the subsection 5 जो कि ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है नोटिस। कई बार क्या देखने को आता है कि एम्प्लॉयड जो है वो इसी ग्राउंड पे एक्सक्यूज ले लेता है, जी आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं दी, आपने टेलीफोनिक वर्ड्स पे बता दिया या फिर बताया नहीं, कोई ईमेल नहीं भेजी। देखिए ये चीजें सब बचने के लिए बनाई गई हैं उन एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि कोई वुमेन को बेनिफिट मिले। कई बार ऐसा देखा गया, सारे एम्प्लॉयर नहीं कह रहा, मेजोरिटी में जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऐसे थोड़ा बचने की कोशिश
कोशिश करते हैं। तो यहाँ इस सेक्शन को समझ लीजिए, नोटिस ऑफ द क्लेम ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एंड द पेमेंट देयरफॉर, एनी वुमन एम्प्लॉयड इन दी any establishment is entitled to maternity benefit act under the provision of this act may give notice। कोई भी वुमेन जो काम कर रही हो वो अपना नोटिस दे सकती हैं कोई भी फॉर्म में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। एम्प्लॉयर जो बताता है कि और बताएं कि मैटरनिटी बेनिफिट और अदर अमाउंट है जो कि उनको मिलना चाहिए एक्ट के अंदर, मे बी पेड उनको दे दिया जाए, और या फिर ऐसे दूसरे पर्सन को दे दिया जाए जो वो नॉमिनेट करती हो, अपने जैसे किसी हस्बैंड को देना चाहें या अपने फादर को दिलवाना चाहे वो नॉमिनेट करा सकती हैं, वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर अवेल कर सकती हैं। नोटिस देने के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे लिखा है कि जो वुमन प्रेग्नेंट है, सच नोटिस शैल स्टेट द डेट which shall be which she will be absent from the work not being the date earlier than 6 weeks from the date of her expected delivery। जब डिलीवरी होनी है और उससे 6 हफ्ते से पहले जो है नॉट बीन, उस 6 हफ्ते से अंदर ही, मतलब नॉट मोर देन 6 वीक्स लिखा हुआ है कि 6 वीक्स के अंदर ही वो अपना नोटिस दे सकती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट है। और एनी वुमन हु हैज नॉट गिवन द नोटिस व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट मे गिव सच नोटिस एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी। अगर कुछ कारणवश नहीं दे पाई हैं तो डिलीवरी के बाद ही इमीडिएटली चाहे वो नोटिस दे सकती हैं कि वो मैटरनिटी बेनिफिट ऐसे दिए जा सके। और साथ में लिखा है कि ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस एम्प्लॉयर जो होगा वो परमिट करेगा वुमेन को कि वो एब्सेंट हो जाए फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट उस पीरियड के दौरान, जब तक वो जिस पीरियड के दौरान वो मैटरनिटी बेनिफिट्स ले सकें। और साथ में ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कैसे एम्प्लॉयर अपनी जिम्मेदारी से बचता है। यहाँ लिखा है द फेलियर टू गिव नोटिस under this section does not disentitle to a woman to a maternity benefit act or any other amount under this act if she is otherwise entitled to such benefits and amount, and in any such case an inspector may either is of his own motion or on application made by him order the payment of such benefits or amount which within such period as may be specified in the order। तो ऑर्डर के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई वुमेन जो है नहीं बता पाती है तो भी उससे डिसएंटाइटल नहीं किया जा सकता, या फिर बता नहीं पाई है, चूक हो गई है उनसे, या फिर कोई इंस्पेक्टर है डायरेक्शन दे कि आप इनको बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड कराएं। और फिर साथ में बेनिफिट्स के साथ बताया गया पेमेंट ऑफ द मेडिकल बोनस, पेमेंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ वुमेन। तो ये सारे सेक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा सा हम रेलेवेंट सेक्शन पे ज़्यादा चलते हैं। और यहाँ बताया गया डिसमिसल ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। कई बार प्रेगनेंसी के पीरियड में जो है एम्प्लॉयर डिसमिस कर देता है। अगर वो एब्सेंट होती है वर्क इन अकॉर्डिंग विद दिस एक्ट, इट शैल बी अनलॉफुल फॉर एनी एम्प्लॉयर टू डिस्चार्ज और डिसमिस हर ड्यूरिंग ऑन द अकाउंट ऑफ हर एब्सेंस और टू गिव नोटिस ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑन सच डे दैट द नोटिस विल एक्सपायर ड्यूरिंग द एब्सेंस और वेरी टू डिसऑर्डर ऑफ द। तो साथ में कह दिया कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर निकालता है तो ये अनलॉफुल गिना जाएगा, और अगर डिसमिस कर भी दिया तब भी उसे डिसएंटाइटल जो है वो नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 11 सब पार्ट सेक्शन 12 सब पार्ट 2 पार्ट ए ये कहता है। और डिटेक्शन ऑफ वेजेस भी बता रखा है, नहीं डिटेक्ट होंगे। अब देखिए पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर, सेक्शन 14 जो है वो इंस्पेक्टर को अपॉइंट किए के बारे में बताया गया, और सेक्शन जो 15 है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर है वो बताया गया है। और अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर टू डायरेक्ट पेमेंट्स टू बी मेड। देखिए अगर किसी कारणवश एम्प्लॉयर है वो नहीं देता है, टर्मिनेट कर देता है, तो वुमेन चाहे तो वो लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकती हैं। सेक्शन 17 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर लेबर ऑफिस में, सॉरी लेबर कोर्ट नहीं, मोर प्रिसाइसली हम कहेंगे कि लेबर ऑफिस में कर सकती हैं कंप्लेंट। तो लेबर ऑफिस में जो भी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होंगे या डिप्टी लेबर कमिश्नर होंगे, या फिर गवर्नमेंट ने किसी को भी अपॉइंट किया हो एज फॉर दी मतलब एज एन इंस्पेक्टर, तो कोई भी क्लास 1 ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, वो उनके पास कंप्लेंट डाल सकती हैं। तो फिर इंस्पेक्टर जो होंगे वो नोटिस इशू करेंगे एम्प्लॉयर को। और फिर अब यहाँ पर पावर्स डिसाइन की गई है, क्या है वो चलिए आइए देखते हैं। एनी वुमन क्लेमिंग कि जो मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो नहीं दी गई है, जो कि वो एंटाइटल थी अंडर दिस एक्ट, और क्लेम करती हैं कि पेमेंट मिलनी चाहिए अंडर सेक्शन 7 के अंदर, जो कि उनके जो बेनिफिट्स हैं वो इम्प्रॉपरली विदहेल्ड कर लिए गए हैं, और जहाँ फिर एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज या डिसमिस कर दिया है ऑन द एक्सेंस ऑफ द वर्क इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस एक्ट मे मेक अ कंप्लेंट टू द इंस्पेक्टर। तो यहाँ वुमेन को पावर मतलब एक बेनिफिट दिया गया है कि वो चाहे वो कंप्लेंट जो है
कर सकती हैं अगर उनके जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो विदहेल्ड कर लिए गए हैं या फिर टर्मिनेट कर दिया गया है ड्यूरिंग द काउंट ऑफ प्रेगनेंसी। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है, द इंस्पेक्टर मे of its own motion or in the receipt of the complaint, subsection part 1, make an inquiry or cause an inquiry to be made if satisfied that। इंस्पेक्टर चाहे अपनी मोशन पे अपने से भी संज्ञान ले सकते हैं और चाहे जो अगर वुमन ने जो कंप्लेंट किया उसके आधार पर भी संज्ञान ले सकते हैं, और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि पेमेंट जो है रॉन्गली विदहेल्ड कर ली गई है तो उसे डायरेक्शन देंगे कि इन अकॉर्डेंस विद दिस ऑर्डर्स पेमेंट कर दी जाए, और या फिर उसे टर्मिनेट कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया ऑन द काउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ वर्क, तो मे पास ऑर्डर एज आर जस्ट एंड प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इंस्पेक्टर चाहे वो मतलब जो है डायरेक्शंस दे सकते हैं, और डायरेक्शंस ये दे सकते हैं कि उनको जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करें, और जो टर्मिनेट कर दिया वापस रीइंस्टेट करें, रादर देन लेबर कोर्ट के जाने के बजाय उनके पास सीधा कंप्लेंट भी डाल सकते हैं अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर इनका कोई भी वायलेशन हुआ है। अब देखिए लिखा है एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द इंस्पेक्टर। तो एनी पर्सन में कौन आते हैं, देखिए वुमेन भी आएंगी और एम्प्लॉयर भी आएंगे। अगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट चला गया तो वो भी एग्रीड हो सकते हैं डिसीजन के इंस्पेक्टर में अंडर सबसेक्शन मे विद इन 30 डेज। 30 डेज जो जब भी डिसीजन मिलता है 30 डेज के अंदर अंदर ही वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं टू दी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो मान लीजिए अगर वुमेन के अगेंस्ट में कोई फैसला दे दिया है इंस्पेक्टर ने, तो वो जब भी डिसीजन आता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो चाहें तो वो अपील फाइल कर सकते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है। और यहाँ पे लिखा है डिसीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी वेयर एन अपील इज प्रेफर्ड इज अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ द इंस्पेक्टर वेयर नो हैज बीन अपील हैज बीन प्रेफर्ड शैल बी फाइनल। जो भी अपीलेड अथॉरिटी का डिसीजन होगा वो एक फाइनल माना जाएगा। मान लीजिए अगर कोई भी अपील इंस्पेक्टर ने अगेंस्ट दे दिया डिसीजन, तो वुमेन चाहे 30 दिन के अंदर जब भी डिसीजन दिया गया वो अपीलेड अथॉरिटी के समक्ष अपने ग्राउंड्स रख सकती हैं। और फिर साथ में लिखा है एनी अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी रिकवरेबल बाय द कलेक्टर और सर्टिफिकेट इशूड फॉर दैट अमाउंट बाय द इंस्पेक्टर एज द एरिया ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अगर वो पेमेंट नहीं देते हैं तो वो कलेक्टर के पास भेज दिया जाएगा। जो कलेक्टर साहब होंगे वो उनकी जो अटैचमेंट होगी लैंड जो प्रॉपर्टी जो होगी उससे अटैच करके वो जो अमाउंट है वो रिकवर करेंगे। तो ये था सेक्शन 17 जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और आइए हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये लिखा गया है कि प्लेंटी फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट बाय द एम्प्लॉयर। हमने तो काफी डिस्कस कर लिया कि इंस्पेक्टर की ये पावर है और वुमेन क्या ये राइट ले सकते, लेकिन अब प्लेंटी के बारे में देख लीजिए। इम्प्लेंटी के बारे में लिखा गया है कि अगर एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द एन अमाउंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट्स टू वुमेन एंटाइटल्ड अंडर दिस एक्ट और डिस्चार्ज और डिसमिस कर देता है ड्यूरिंग द अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द ईयर, ही शैल बी पनिशेबल with imprisonment for which shall not be less than 3 months। 3 months की सजा का प्रावधान है इसके अंदर। अगर कोई भी एम्प्लॉयर है वो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के अंदर वो बेनिफिट्स नहीं देता है या फिर टर्मिनेट कर देता है, तो ऐसे में 3 महीने की सजा का प्रावधान है, जो कि मे एक्सटेंड टू, जो कि सजा 3 महीने तो मिनिमम होगी, जो कि 1 साल तक हो सकती है विद फाइन, एंड विच शैल नॉट बी 2000 रुपीज बट मे एक्सटेंड टू 5000। 2000 रुपए के जुर्माने से बढ़ के 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जो सजा है 3 महीने से लेके 1 साल तक की सजा हो सकती है। और इम्पोज अ सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लेसर टर्म और फाइन इन ल्यू ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो कोर्ट चाहे तो वो सजा को एडमोनिश भी कर सकती हैं और सिर्फ ये कह सकती हैं भाई फाइन दो, और जो सजा से बचना चाहते हो और फिर फाइन ही इम्पोज करा सकती हैं। और ये चीज बताइए, यहाँ पे लिखा है कि अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रविन्स the provision of this act or rules made thereunder, he shall, if no other penalty is otherwise provided by or under this act, for such contravention be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or may extend to 5000 or with both। तो अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्ट्रवीन्स करता है इस प्रोविजंस के एक्ट को और रूल्स को मानने से मना कर देता है, तो कोई पेनल्टी अगर बेशक नहीं प्रिस्क्राइब की गई उस एक्ट में, अब तो फिर उसको भी 1 साल तक की सजा हो सकती है। और ये चीज जो है बताई गई है इसमें, कोई भी एम्प्लॉयर या तो पेमेंट देने से करता है या फिर जो है प्रोविजन ऑफ एक्ट के अगेंस्ट चलता है। अब प्लेंटी भी बता रखी है, प्लेंटी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर। आगे देखते हैं कॉजनेंस ऑफ ऑफेंस। आप देखिए कॉजनेंस ऑफ ऑफेंस कब होते हैं कि एनी एग्रीड वुमेन, चाहे वुमेन हो या फिर ऑफिस बेरर ऑफ द ट्रेड यूनियन हो ऑफ विच जो वुमेन मेंबर हो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और एन इंस्पेक्टर, तो 3 लोगों को पावर दे रखी है कि वो फाइल है वो कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर ने ये ऑफेंस कर रखा है।
इन एनी कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, किसी भी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन है वहां फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ऑर्डर दे दिया इंस्पेक्टर ने और ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, या वुमेन चाहे वो भी जा सकती है कोर्ट में, जहां वो जिस ज्यूरिसडिक्शन में रहती हैं, जिस ज्यूरिसडिक्शन में वो काम करती थी, या फिर एम्प्लॉयर ने या फिर इंस्पेक्टर ने जहां जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर तो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी, वहां की कॉम्पिटेंट कोर्ट में वो जो है वो कंप्लेंट जो फाइल कर सकते हैं। मस्ट बी फाइल्ड आफ्टर शैल बी फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 1 year फ्रॉम द डेट एंड नो सच कंप्लेंट। देखिए यहाँ लिमिटेशन आ जाती है, यहाँ लिमिटेशन आ जाती है 1 साल की। मान लीजिए ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर आपने कंप्लाई नहीं किया और आप 3-4 साल बाद जा रहे हैं, तो फिर लिमिटेशन टाइम बाउंडेड हो जाएगा। तो 1 साल के अंदर उसको कोर्ट में कंप्लेंट डालनी होगी। जो लिखा है, नो कोर्ट inferior टू द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी अदर ऑफेंस अंडर दिस। तो मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे फर्स्ट क्लास के या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे फर्स्ट क्लास के, वो ही कंप्लेंट को एंटरटेन कर सकते हैं। और ये कॉजेंस के बारे में बताया था और काफ़ी अच्छा, मतलब उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जो वुमेन हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के अंदर बेनिफिट्स लेना चाहती हैं, और या फिर जिनकी भी हस्बैंड, जिनकी भी जो वाइफ्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो डॉटर्स हैं, वो अवेल करना चाहती है, लेकिन एम्प्लॉयर ने मतलब मिसकम्युनिकेट कर दिया या फिर एम्प्लॉयर ने अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, तो इस प्रोविजंस के अंदर आप अपना प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है वो ले सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।